हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो है इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, जो स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। और इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। और मैंने जो एमसीक्यूज लिए हैं वो मॉडरेट लेवल के हैं, इजी लेवल के थोड़े मैंने इसमें रखे हैं और मॉडरेट लेवल के भी हैं। और जो नॉन स्टैटिक्स बैकग्राउंड से है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो स्टैटिक्स बैकग्राउंड से है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटरपोलेशन मीन्स एस्टिमेटिंग अ वैल्यू विच लाइज। 5 सेकंड में देता हूं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए, बहुत ही इजी है, जिसने पढ़ा होगा उसको 1 सेकंड के अंदर जवाब मिलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट विद इन द रेंज ऑफ आर्गूमेंट। यहां पर मैं एक चीज कहूंगा, जो आर्गूमेंट होता है, आर्गुमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आर्गुमेंट कहते हैं। जब हम इंटरपोलेशन एक्सट्रपोलेशन पढ़ते हैं, आर्गुमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको एंट्रीज कहते हैं, ENTRIES। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह चलते हैं। इसका तो यही पार्ट है बिल्कुल। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इंटरपोलेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय वायलेंट फ्लक्चुएशन, इरेगुलर वेरिएशन, अनफॉरसीन इवेंट्स या नन ऑफ द अबव। क्या है इसका आंसर? इंटरपोलेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय, इसका जो करेक्ट है वो है डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो इसका इंटरपोलेशन वायलेंट फ्लक्चुएशन से भी इफेक्ट पड़ता है, इरेगुलर से भी इफेक्ट पड़ता है, अनफॉरसीन इवेंट से भी इफेक्ट पड़ता है। ये आपको पता होगा, दैट मीन्स नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों हैं ऐसे जिनसे इफेक्ट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। एस्टिमेशन अंडर इंटरपोलेशन इज लेस एक्यूरेट देन एक्सट्रापोलेशन, इज एज एक्यूरेट एज एक्सट्रापोलेशन, इज मोर एक्यूरेट देन एक्सट्रापोलेशन, या नन ऑफ द अबव। 5 सेकंड है आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, इज मोर एक्यूरेट देन एक्सट्रापोलेशन। हमेशा याद रख लीजिए, जो इंटरपोलेशन होता है ये मोर एक्यूरेट होता है एक्स्ट्रापोलेशन से, ये आपको याद रखना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट जनरल फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन इज ड्यू टू। जो जनरल फार्मूला मानी जाती है इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन में, वो किसने दी है जनरल फार्मूला? तो इसका जो करेक्ट है वो है सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। लैग्रेंज एक इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन में फार्मूला दी है, अब अगर आपने पढ़ा होगा तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह। Question number 5. Parabolic method of interpolation is also known as. Parabolic method of interpolation is also known as. 4 सेकंड है आपके पास। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर, बी पार्ट। मेथड ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन को पैराबोलिक मेथड ऑफ इंटरपोलेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, a polynomial of degree n is known as. polynomial of degree n को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, डिग्री, पैराबोला ऑफ डिग्री n। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरह चलते हैं हम। इंटरपोलेशन इज हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग मिसिंग वैल्यू ऑफ ए सीरीज एंड इंटरमीडिएट डेरिव वैल्यू फॉर ए गिवन आर्गुमेंट, द आर्गुमेंट फॉर गिवन एंट्री, या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट है आप बता दीजिए, मैं आपको बताने वाला हूं। इसका जो करेक्ट है वो है डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। सभी चीज़ें ये मेजर करता है। देखो, जो इंटरपोलेशन है ये मिसिंग वैल्यू भी निकालता है, एंड इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ फॉर ए गिवन आर्गुमेंट, ये आपको पता होगा। यहाँ से यहाँ तक जो भी वैल्यू होगा वो ये जो इंटरपोलेशन है इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। और एक्स्ट्रापोलेशन या तो पास्ट वैल्यू है या फिर फ्यूचर का वैल्यू है, वो हम एक्स्ट्रापोलेशन से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूंगा। अगर 1 2 3 नेक्स्ट 4 है, और यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट लेंगे, यहाँ पर ये जो सीरीज़ है, अगर एक्स्ट्रापोलेशन की बात करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू आएगा 5, यहाँ से आएगा 0। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम प्रिडिक्ट करते हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रापोलेशन से हम इतना कह सकते हैं कि फ्यूचर की डिमांड क्या है, 2 महीने बाद क्या डिमांड रहेगी, 1 महीने बाद क्या डिमांड रहेगी। दैट इज एक्स्ट्रापोलेशन, जो फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम। तो जो इंटरपोलेशन होती है उसमें जो हम मिसिंग वैल्यूज हैं वो निकाल सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 1 3 4, यहाँ पर 2 आएगा, दैट इज ये इसमें आएगा। दैट मीन्स दिस इज इंटरपोलेशन, दिस थिंग्स यू शुड नो। एंड इंटरमीडिएट वैल्यू भी निकालते हैं यहाँ से, और द आर्गुमेंट फॉर गिवन एंट्री भी तो होता है। तो दैट मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरह।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ द आर्ग्यूमेंट्स इन अ सीरीज आर नॉट एट इक्वल इंटरवल द प्रॉपर फॉर्मूला दैट कैन बी यूज्ड फॉर इंटरपोलेशन इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो आपके लिए मैं 3 सेकंड देता हूँ इस क्वेश्चन को जज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी पॉट। लैग्रैंज फार्मूला जो होती है वही होती है, वो हम उस वक्त ही इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास इक्वल इंटरवल्स नहीं हो। ओके, जब सीरीज में इक्वल इंटरवल्स नहीं हो, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा यहाँ पर, अगर 10 उसके बाद 15 उसके बाद 20, यहाँ पर जो इक्वल इंटरवल्स हैं, इसको ये इक्वल इंटरवल्स हैं, दैट मीन्स अगर इक्वल इंटरवल्स नहीं हैं, अगर इक्वल इंटरवल्स, इस केस में तो बाइनोमियल यूज़ होता है या बाकी जो मेथड्स हैं वो तो यूज़ होते हैं, मगर अगर अब इक्वल इंटरवल्स नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 है, फिर यहाँ पर 12 है, फिर यहाँ पर 18 है, दैट मीन्स इक्वल इंटरवल्स नहीं है। इस केस में हम ये जो फॉर्मूला है लैग्रेंज मेथड फार्मूला का, ये हमेशा यूज़ हो सकती है, किसी भी सूरत हाल में यूज़ होती है, चाहे इक्वल हो या नहीं हो, ये यूज़ होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह चलते हैं। डिवाइडेड डिफरेंस आर यूजफुल व्हेन। डिवाइडेड डिफरेंस यूजफुल कब होती है? आर्गुमेंट्स आर इक्वली स्पेस्ड, आर्गुमेंट्स आर अनइक्वली स्पेस्ड, आर्गुमेंट्स एडवांस विद यूनिट इंटरवल्स, या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पॉट, दिस। व्हेन आर्गुमेंट्स आर अनइक्वली स्पेस्ड, उस वक्त हम डिवाइडेड डिफरेंस जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरह चलते हैं। लैग्रेंज फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, इनवर्स इंटरपोलेशन, या ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही अच्छा है, 2 सेकंड है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 को करने के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पॉट। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो ये लैग्रेंजियन फॉर्मूला है ये किसी भी हमेशा यूज होती है, चाहे इंटरपोलेशन हो, एक्सट्रापोलेशन हो, इनवर्स हो, अनइक्वल हो, इक्वल हो, व्हाटएवर जो भी हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरह चलते हैं। डिवाइडेड डिफरेंस मेथड कैन बी यूज व्हेन द गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएट वैल्यूज आर। डिवाइडेड डिफरेंस कब हम यूज करते हैं? अभी पढ़ा हमने ऊपर, शायद ऑलमोस्ट सेम तरह का एमसीक्यू यहाँ पर रिपीट हो गया, पर थोड़ा सा यहाँ पर फर्क है। जो क्वेश्चन नंबर 11, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एट अनइक्वल इंटरवल्स, सेम है। क्वेश्चन नंबर 12, Newton's formula of advancing difference is also known as। Newton's formula for advancing difference is also known as। इसको क्या कहते हैं? अगर आपने इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन के जितने भी मेथड्स जिनसे निकालते हैं, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 11 से ज़्यादा मेथड्स हैं। इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन के जो मेथड्स हैं 11 से ज़्यादा मेथड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा। उनमें से न्यूटन्स फॉरवर्ड, न्यूटन्स बैकवर्ड, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर एक ही चीज़, न्यूटन्स फार्मूला फॉर एडवांसिंग डिफरेंस को दूसरा नाम है, उसको क्या कहते हैं? तो 12 का जो करेक्ट है वो है ए पॉट। न्यूटन्स ग्रिगोरी फॉरवर्ड फार्मूला इसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरह चलते हैं। न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला इज यूज्ड व्हेन द इंटरपोलेटिंग वैल्यू लाइज। ये द है यहाँ पर। तो न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला कब यूज हो जाती है? न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला मैंने पहले ही बोला, यहाँ पर बहुत सारे फार्मूलाज हैं। न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन्स फॉरवर्ड, न्यूटन्स बैकवर्ड, न्यूटन्स घुसैक, न्यूटन्स, बहुत सारे आप यूट्यूब पे या किसी और जगह प्लेटफॉर्म पे सर्च कर लेना, बहुत ही ज़्यादा फार्मूलाज हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला कहाँ पर यूज़ होती है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी पॉट, एट द एंड ऑफ सीरीज। एट द एंड ऑफ सीरीज, एट द एंड ऑफ सीरीज। न्यूटन्स बैकवर्ड मतलब ये एंड पे होती है, न्यूटन्स फॉरवर्ड अगर होगी वो होगी शुरुआत में, बिगिनिंग ऑफ सीरीज। याद रखना, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूटन्स बैकवर्ड आएगी दैट मीन्स एंड ऑफ सीरीज, अगर न्यूटन्स फॉरवर्ड आ गई तो दैट मीन्स बिगिनिंग ऑफ सीरीज यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरह चलते हैं। इंटरपोलेशन इज अ टेक्निक फॉर obtaining most likely missing value, finding relationship between two variables, comparison the two variable series, या none of the above। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए पॉट, obtaining the most, ये जो obtaining most likely missing links जो हम यूज वहां पर करते हैं, तो वो हम निकालते हैं इंटरपोलेशन मेथड से, इंटरपोलेशन टेक्निक से। क्वेश्चन नंबर
15 की तरह चलते हैं। इंटरपोलेशन अप्रोच ऑफ एस्टिमेशन इज, ये प्रोबेबिलिस्टिक है, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक है, या नॉन मैथमेटिकल है, या नन ऑफ द अबव। बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा इंटरपोलेशन अप्रोच तो ये तो प्रोबेबिलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं है, नॉन मैथमेटिकल तो बिल्कुल भी नहीं है, मैथमेटिक्स तो है वहाँ पर, ये है नॉन प्रोबेबिलिस्टिक इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी पार्ट इज द करेक्ट, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरह चलते हैं। ग्राफिक मेथड कैन बी द यूज, सॉरी ग्राफिक मेथड कैन बी यूज्ड है यहाँ पर, ग्राफिक मेथड कैन बी यूज्ड, इंटरपोलेशन ओनली, एक्सट्रापोलेशन ओनली, इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन, या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट है वो है सी पार्ट, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन दोनों ग्राफिक मेथड यूज कर सकते हैं, बेसिक है। द मेथड ऑफ इनवर्स इंटरपोलेशन इज, इनवर्स इंटरपोलेशन क्या है? इटरेटिव मेथड है, लैग्रेंज मेथड है, या सक्सेसिव मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन है, या ऑल ऑफ द अबव है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों है इनवर्स इंटरपोलेशन में। क्वेश्चन नंबर 18 की तरह चलते हैं। द मोस्ट सूटेबल फॉर्मूला फॉर एस्टिमेटिंग ए वैल्यू लाइंग इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ ए सीरीज इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है आपको। अगर जो वैल्यू ढूंढना है हमें सेंट्रल पार्ट ऑफ द सीरीज का, तो कौन सा यूज होता है इस वक्त? क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट है वो है बी पार्ट, दिस स्टिरलिंग्स फार्मूला मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है जब वैल्यू हमें ढूंढना पड़ेगा सेंट्रल पार्ट ऑफ सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 19 की तरह चलते हैं। Interpolation formulae are based on the fundamental assumption that the data can be expressed as। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो मैं डायरेक्ट बताऊंगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की तरह चलते हैं। Interpolation provides good estimate of missing value if and only if, आपको बताना है 5 सेकंड है आपके पास। Interpolation provides good estimate of missing values if and only if the change of value is constant, the series does not refer to the abnormal periods, the arguments are equidistant। इसका जो करेक्ट है वो है डी पार्ट, बिल्कुल डी पार्ट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको करना है ये, नॉट सो मच डिफिकल्ट। इसको थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा सोचने में, बाकी ये सेम है। Question number 21. If there are consecutive missing values in a series, their estimation is not possible, not reliable, a complicated problem, all of the above। अगर मिसिंग वैल्यू कंटिन्यू है सीरीज में तो क्या हम उसकी एस्टिमेशन निकाल सकते हैं या नहीं? इसका जो करेक्ट है वो है नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 22. Which formula is approximate for central interpolation? देखो सेंट्रल में दोनों है, ये भी है ये भी है। जब सेंट्रल वैल्यू ढूंढना होगा तो बेसेल्स फार्मूला भी यूज करते हैं और स्टिरलिंग्स फार्मूला भी यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। तो दीजिए इजाजत। थैंक यू।